नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर होने वाला है मतदान। छठे चरण में जीत के लिए जाति समीकरण बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो पिछले 5 चरणों में ही बहुमत पा चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि पिछले 5 चरणों में ही जनता बीजेपी को खारिज कर चुकी है। आइए देखते हैं छठे चरण का गुणागणित क्या कहता है। छठे चरण में बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होने जा रहा है। पिछले चरणों में 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। अगले 2 चरणों में 111 सीटों पर चुनावी संग्राम बाकी है। इन 111 सीटों में से 75 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी तो अपना दल को 5 सीटें मिली थी। पश्चिम से शुरू हुआ चुनाव अवध, बुंदेलखंड से होता हुआ पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। अब तक के चरणों में बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। इस चरण में सबसे अहम मुकाबला गोरखपुर का माना जा रहा है, जहां शहर की सीट से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि योगी को उनके ही शहर में हराना आसान नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के पूर्व नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी यहां योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चेतना पांडे को टिकट दिया है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष रही चेतना छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। यहाँ ठाकुर ब्राह्मण के बीच वर्चस्व की पुरानी लड़ाई रही है। इन हालात में योगी जी को गोरखपुर में डेरा डालना पड़ रहा है, लेकिन गोरखपुर की कुल 9 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन ये भी तय बात है कि शहर की सीट छोड़कर कहीं भी समण मतदाता असर डालने लायक नहीं है। कैपरियागंज, पिपराइच सीट पर निषाद और पिछड़ी जातियों का असर है तो खजनी सीट पर दलित मतदाता। वहीं बांसगांव में सीट पर ब्राह्मण मजबूत हैं तो चिल्लूपार सीट से सपा के उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। पूर्वांचल के बाहुबली माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी पहले भी बीएसपी से यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में मंडल के ब्राह्मण वोटों पर उनका खासा असर माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार से उनकी नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव योगी के गढ़ में खम्म ठोकने खुद रोड शो करने पहुंचे और भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 44, बीएसपी ने 5, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस, अपना दल और एसबी, एसपी को 1-1 सीट मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी जीत को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ये मसला सिर्फ इस चरण का नहीं बल्कि हर चरण में देखा गया है। पिछले चुनाव में हर चरण में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से लेकर अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड और पूर्वांचल तक रिकॉर्ड सीटें जीती थी। ऐसे में पुराना रिकॉर्ड दोहराना वैसे भी बहुत आसान नहीं समझा जा रहा है। इस दौर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी समझे जाने वाले दर्जन भर प्रत्याशियों को भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं योगी के अयोध्या के बजाय गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने की मजबूरी को सत्ता विरोधी लहर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि इसी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले चरणों की तरह ही बहुमत पाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ गोरखपुर शहर से भी लोग आए हैं। गोरखपुर शहर से भी लोग आए कि नहीं आए हैं? तो जो लोग गोरखपुर शहर से आए हैं, कमल के निशान पर ये लोग मुझे भी वोट दे देंगे, ठीक है ना? हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास हो रहा है। गरीबों के लिए उपचार के लिए पैसा मिल रहा है। ऐसी सरकार चाहिए ना? और इस सरकार को चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार कब होगी? जब गोरखपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इस बार 57 सीटों पर जाति समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। पिछली बार एसबी बीजेपी के साथ थी, जो अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गई है। बीजेपी ने इस नुकसान की भरपाई के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन किया है।
बीजेपी ने 57 में से 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो बाकी सीटें अपना दल और निषाद पार्टी की प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 57 में से 48 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर एसबीएसपी ने टिकट बांटे हैं। वहीं बीएसपी सभी 57 सीटों पर तो कांग्रेस 56 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी से एसबीएसपी को छीनकर समाजवादी पार्टी को अपनी जीत का पक्का भरोसा है। अखिलेश यादव ने फिर दावा किया है कि इस चरण में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। जब से ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए हैं, पीला रंग साथ आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं ढीले पड़ गए? अब ये भरोसा हो गया कि सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अब तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन सीटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पत्थरदेवा से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पत्थरदेवा इटावा से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, बांसी से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, गोरखपुर खजनी से राज्य मंत्री श्री राम चौहान और जयप्रकाश निषाद रुद्रपुर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं तुमकुहिराज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से सपा उम्मीदवार राकेश पांडे भी बड़े चुनावी चेहरों में से एक हैं। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, राजकिशोर सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो छठे चरण का प्रचार प्रसार अब थम चुका है और तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिरी वक्त पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें वोट मिल सके, जनता के बीच में पहुंचकर उन्होंने जनता से वोटों की अपील की है, तमाम मुद्दे उठाए हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, वहीं सत्येंद्र यादव हीरो भैया सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अश्विनी शाही जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। अब छठे चरण का मतदान होना है 3 तारीख को, प्रचार प्रसार आज थम चुका है। पिछली बार इन सभी सीटों पर, जिन पर 57 सीटों पर मतदान होना है 3 तारीख को, आप लोगों को 44 सीटें मिली थी। इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि इतना बेहतर प्रदर्शन क्या आप दोबारा कर पाएंगे? हालांकि योगी जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुमत तो पिछले 5 चरणों में ही हासिल कर लिया है। यारा जी एकदम माननीय, एकदम सच कहते हैं, आंकड़ा हम कर लिया है और इन 2 चरणों में अब हम 300 पार करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो हमसे चुनाव लड़ रही है, खैर कांग्रेस तो कहीं अभी अस्तित्व में दिख नहीं रही है। पूरे प्रदेश में 2-4 सीटों पर हम जरूर लड़ रहे हैं ये लोग, ये मैं मानूंगा कि जैसे बुंदेलखंड की 2-1 सीटों पर लड़ रहे हैं और बाकी जगहों पर तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी इस समय अलग थलग पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार, तूफानी काम जो हुआ है, वो इसमें समाजवादी पार्टी एकदम अलग थलग पड़ चुकी है और एक अकेले तुम्ही पे शुरू तुम्ही पे खत्म करके, अब देखिए इधर के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें शिवपाल सिंह यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया, उसमें महिलाओं को भी भेज दिया गया और एक बयान जो खुद जो है सांसद रह चुकी हैं उनको केसरिया पर बयान देना था, तो किस तरीके से उनकी थू-थू हो रही है उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस तरीके के लोग इस समय बहुत बुरी स्थिति में हैं और हम लोग अपने 300 वाले आंकड़े को छूने के तरफ अग्रसर हैं। मैं एक सीट गिनवा सकता हूं कि जहां पर हम लोग चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से लड़के जीतने वाले हैं, क्योंकि ये 44 तो जो हमको मिला था वो मिला ही था। इसमें हम प्लस करने की बात कर रहे हैं इस बार। और आज के डेट में आप देखिए जितने भी चरण का जायरा जी चुनाव हुआ है, समीक्षक हमारे कौशिक जी बैठे हुए हैं जी। और भी समीक्षक लोग हमेशा समीक्षा करते रहे कि और जैसा विरोधी आरोप लगा रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो ये होता है, तो समीक्षा जरूर होती है। कौशिक जी इस पर प्रकाश जरूर डालेंगे। वोट परसेंटेज बढ़ता है, लगभग कमोबेश वोट परसेंट उतना ही है, 1-8% घटाई है,
तो जी, इसको हम मानते हैं। बिल्कुल। जो जनता- परसेंटेज में ज्यादा फर्क हमें हमारे- पिछली बार से इस बार देखने को अश्विनी जी नहीं मिला है। सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं अश्विनी जी कि आपकी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है वो कुछ काम वाम आपके नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी पार्टी ही इस बार जीत हासिल करने वाली है। प्रचंड बहुमत से एक बार फिर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे? इनकी पूरी बात हमने सुनी। हम्म। इनकी पूरी बात में महिलाओं को ले आए। अरे महिलाओं को ले आए तो कोई गुनाह कर दिया? आप क्या चाहते हैं, पूरे देश में रड़ुआ विचारधारा चलवा दें? आप लोग रड़ुआ विचारधारा के हैं क्या? महिलाओं से आपको परहेज है, प्रॉब्लम है क्या? अगर डिम्पल जी अगर समाजवादी पार्टी की प्रचारक नहीं होंगी तो किसकी होंगी भाई? ये तो आपका समझ ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे। जिस तरह से मोदी जी से लेके गृह मंत्री जी इंटर और 12वीं की पाठशाला समझा रहे हैं, ये यहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को ले आए। अरे कहाँ से ले आए? कहीं से पकड़ लाए? आप लोग क्या मंगल ग्रह से आए हैं क्या? इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ पिछले 5 साल से फ्रॉड हो रहा है और जनता जो है बहुत परेशान है इनके फ्रॉड से। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चंदा चोरी फ्रॉड हो रहा है। चंदा जो है बाकायदा भगवान राम के नाम पर वसूल के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शाम को इकट्ठा चंदा करके अपने घर ले जाते हैं। चंदा बड़े स्तर पे राम के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। दे आर डूइंग फ्रॉड विद उत्तर प्रदेश पीपल, सो वी ऑब्जेक्ट फॉर दैट। अच्छा, दूसरी बात ऑक्सीजन फ्रॉड। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तादाद में ऑक्सीजन फ्रॉड किया। 50-50 हजार रुपए तक का सिलेंडर लोग मांग रहे थे और लोगों को सिलेंडर नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी फेल हो गई और इन्होंने फ्रॉड किया। दवाइयों का बड़ा फ्रॉड किया है। यहां से हिंदुस्तान की दवाइयां इन्होंने विदेश में भारी पैसा लेके सरकार ने बेची हैं और जितने भारतीय लोग थे, जितने हमारे देश के लोग थे जो कोरोना से सफर कर रहे थे, उनके साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया। देश में अलग फ्रॉड हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अलग फ्रॉड हो रहा है। राशन देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राशन गरीबों का, ये लोग जिस तरह से 140 ट्रक उत्तर प्रदेश से राशन के मध्य प्रदेश में बेचते हुए पकड़े गए। आप गूगल कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के राशन में भी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से बड़ी तादाद में फ्रॉड कर रही है। आप सड़कें देखिए, आप सड़कें देखिए, डामर, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट सब चोरी हो रहा है। नारियल इनके मंत्री, इनके वीआईपी नारियल सड़क पे मार रहे हैं और कंकड़ बाहर आ जाते हैं। भारी तादाद में न गड्ढा मुक्त हुआ और न सड़कें बनी। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे दिए थे, उसी पे ये लोग दिन भर। देखिए सत्येंद्र जी, अब बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, जो तमाम बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, अब जनता को भी भली भांति पता ही होगा, उसको भी दिख रहा होगा कि 5 साल में क्या किया है। और अगर वाकई में ऐसा कुछ है जैसे कि आप बता रहे हैं तो वो दिख जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी ने भी इस बार पूरा अपना दमखम लगा दिया है प्रचार प्रसार में, लेकिन कांग्रेस का जैसे कि हम सबको पता ही है इतना जनाधार उत्तर प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी खासतौर से अगर हम इस छठे चरण की बात करें तो कितनी उम्मीदें इन तमाम सीटों पर आपको हैं? छठे चरण में प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक कांग्रेस अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी कहा तूफान आ गया। तूफान में सबसे पहले इसके नेता और विधायक जब पार्टी छोड़ के चले गए, जब से तूफान की शुरुआत हुई तो तूफान में उड़ गए इनके बड़े बड़े नेता और पार्टी के विधायक दल छोड़ के दूसरे दलों चले गए उस तूफान में। अब जो बाकी बचा है, जनता ने समझ लिया है ये तूफान है, इसको इस तूफान को यहाँ से निकल जाने दो और निश्चित तौर पर। अच्छा, लेकिन प्रदीप जी, इस तूफान में आपकी पार्टी की तरफ तो कोई मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दिया। प्रियंका गांधी है, प्रदीप जी, पार्टी है। प्रदीप जी ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ इस तूफान में कोई हवा नहीं चली थी? किसी हवा का रुख आपकी पार्टी की तरफ नहीं था क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर इन 5 चरणों में, 6 चरणों में जिस तरीके से 5 साल तक इस अहंकारी सरकार को आईना दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई है, हमारी नेता प्रियंका गांधी नजर आई है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला, लड़ते हुए हमारे नेता अजय कुमार जी लल्लू नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे तूफान आ जाए। योगी जी सहजनवा में भाषण दे रहे हैं कि जो है सारे बूचड़ खाने बंद कर दिए, सारे और गोरखपुर की हर गलियों में पार्टी और मीट का जो रेसिपी है हर जगह बिक रही है।
अब जैसे लखनऊ में पूरी और सब्जी बिकती है, गोरखपुर के हर चौराहे पे बाकी और मीट बिकता है, और इन्होंने मूत्र खाते सारे बंद कर दिए। और आप बताइए, ये वोट आदमी क्यों देगा? इसलिए देगा कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण सैकड़ों बच्चे मर गए थे, इसलिए देगा कि माँ गंगा में हमने तैरती लाशें देखी है, रामनामी हो रहे लाशें देखी है, इसलिए देखा कि हजारों किलोमीटर प्रवासी मजदूर चलते चले आए, उनके लिए कोई खड़ा। लेकिन देखिए, आप ये जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन आपकी पार्टी से क्यों तमाम लोग बीजेपी में शामिल हुए, ये बताइए ना। आपकी पार्टी से तमाम बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल ही हुए हैं इस दौरान, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब आप अपनी पार्टी को ही जोड़कर नहीं रख पा रहे? इसका जवाब मैं चलिए लूंगी आपसे। फिलहाल संजीव कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के तूफान में कुंभा छोड़ के भाग गए। ये भारतीय जनता पार्टी, इनके मतदाता अब मतदाता को छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने मतदाता ने तय कर लिया है 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साथ, इसलिए चलिए ठीक है, 10 मार्च को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, देखेंगे आखिर कौन जीतता है और किसका नाम सामने आता है। जी जी बिल्कुल, और योगी सरकार ने जेल दे दिया था। इसलिए हम कहते हैं परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। चलिए ठीक है, सफाया होगा नहीं होगा, साफ हो जाएगा। 10 मार्च तक इंतजार कीजिए, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है महज। जी बिल्कुल, 10 दिन का वक्त बचा है, ज्यादा वक्त नहीं है, साफ हो जाएगी स्थिति जो भी होगी। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है? चलिए ठीक है प्रदीप जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, बात अभी पूरा 1 घंटा है हमारे पास। संजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि छठे चरण में आखिर जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, जिन 57 सीटों पर, सबसे खास मुद्दे इन सीटों पर हमें कौन से देखने को मिल रहे हैं? और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है यहाँ पर, तमाम पार्टियों के दिग्गज पहुंचे, अपने अपने कामों के बखान किए या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हमें खूब देखने को मिले, क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं? देखा जा रहा है पश्चिम से चला ये चुनावी अब धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये 2 चरणों का चुनाव मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत वैसे तो सारे पार्टियों के लिए अहमियत रखी है, लेकिन खास करके पूर्वांचल की राजनीति में योगी जी की मजबूती के लिए ये एक टेस्ट के तौर पे होगा कि पूर्वांचल गठा है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से इस पूर्वांचल में पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी, चाहे समाजवादी पार्टी के सहयोगी हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो, क्योंकि बिल्कुल अब भिन्न तरह की राजनीति यहाँ हो रही है। यहाँ आते आते आपको जातीय समीकरण कौन किसके पाले में कितने, जिनको छटकने की बात हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यदि छटक के राजभर बाहर चले गए तो उनकी साख क्या है, कितने प्रतिशत मतों का बिखराव अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं, या फिर चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लें या उसके साथ साथ निषाद की बात कर लें, तो ये लोग कितने मतों के प्रतिशत में इजाफा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। टोटली जातीय जो समीकरण, हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बाहर निकल गया है, बिल्कुल विकास के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन इस बार इस छठे और 7वें चरण में ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि जो लोग अपने आप को स्वयं मानते थे अपने अपने जातीय समीकरण के आधार पर, उनकी कितनी महत्व बाकी रह गई है इस राजनीति में और इस तरह की राजनीति में। दूसरी बात, खास करके योगी जी के लिए बात कर ले, हम केवल सत्ता पक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी से उतनी ही मजबूती से लड़ती हुई समाजवादी पार्टी भी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में जिस तरह से नेक टू नेक जिसको फाइटिंग कहते हैं, वो स्थिति आज बनी हुई है। बड़े बड़े विश्लेषक भी आज के वक्त में ये कह पाने में सक्षम नहीं है कि सरकारें किसकी बनेगी। दावा दोनों का है और दोनों ने 300 से ज्यादा पार करने की बात शुरुआती दौर से तीसरे चरण से ही वो कह रहे हैं कि हम पार करेंगे। लेकिन योगी जी खास करके जिस सीट पे है वो सीट भी कम हॉट सीट नहीं बना हुआ है आज क्योंकि वहां से जिसको खड़ा कराया गया है। जी बिल्कुल संजीव जी, वो हॉट सीट है कहीं ना कहीं। गोरखपुर सबसे अहम इस बार जो चरण है उसमें माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की साख दाव पर लगी हुई है इस बार छठे चरण में। तमाम अहम मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं इस बार के चुनावों में, लेकिन हम देख रहे हैं जब प्रचार प्रसार की बात आती है यहाँ पर, खासतौर से हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी भी साख इस बार दाव पर लगी हुई है। प्रचार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, वो जो जमीनी मुद्दे हैं, वो खोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर लगातार योगी जी की तरफ से यही बातें देखने को मिल गई हैं। कभी बुलडोजर की बात आ जाती है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बना दी उन्होंने, मतलब सपा सरकार ने बना दी, इस तरीके के वो आरोप लगाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि कितना वोट बटोरने में कामयाब रहेंगे? जरा जी देखिए, कहीं हम आरोप नहीं लगाते हैं, क्या इन लोगों ने शमशान की बाउंड्री नहीं बनाई हो, हम बता रहे हैं। हम तो आज अपने वोटरों के बीच में जाएंगे तो हम बताएंगे कि इन्होंने किसके लिए क्या किया। जहां हम जिस समाज में जाएंगे वहां पर उन समाज को बताएंगे कि आपके लिए इन्होंने क्या किया। इन आरोप इन लोगों का लगाना काम है। कुशीनगर से अनाज कैसे जाता था, बिकता था,
वो समाजवादी सरकार ने किसी ने नहीं देखा, तो इन्होंने आरोप का एक वो कर लिया कि इनका मध्य प्रदेश में बिक रहा है, वो बिक रहा है। अरे भाई, सरकारी मकान से टोटी चुरा कर ले जाने वाली पार्टी आज जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी। मैं कहता हूं कि कुछ भी हमने नहीं किया, मान लीजिए जीरो किया, योगी और मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता। जो लगाएगा वो इसका मतलब कि वो शुद्ध रूप से वो अंधा हो चुका है, तो इसकी बात मैं नहीं करता हूं। हम लोग जा रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जो कुछ कुकृत्य किया है और हमने उसको ठीक करने का जो काम किया है, क्योंकि तुष्टीकरण की बात आती है। अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं हम लोग तो ठीक है, हमको तो सांप्रदायिक कह रहे हैं, ये लोग मंदिर बनवा रहे हैं तो सांप्रदायिक हो गए, ये हज हाउस बनवाएंगे तो ये सेकुलर हो गए, ये तथाकथित सेकुलर है हज हाउस बनवाने वाले। जब 30,000 रुपया मेरी बेटी, उनका कल एक था, उसमें मार्च 2013 में एक योजना निकाली थी इन लोगों ने, जिसमें 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को देते थे ये लोग, लेकिन हिंदू लड़कियों के लिए नहीं था। तो ये हमको बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण। लेकिन आज कभी भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भाषण सुन लीजिए, उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए विकास होगा, 24 करोड़ जनता के लिए काम होगा, न कि हम देखेंगे कि किसी एक के लिए है या दूसरे के लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करेंगे और सब काम कर रहे हैं। सड़कों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, कहीं जो है हम लोगों ने कोरोना की बात की, कोरोना में ये लोग क्या है, ये बाजा बजाते हैं। रिजर्व बैंक, नीति आयोग और क्या कहते हैं WHO, सबने योगी मॉडल की प्रशंसा की। आज जो है ये लोग बात करते हैं कोरोना में ये हो गया, मर गए। महाराष्ट्र को देखिए, कोई पेपर है ठीक है, जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी। सत्येंद्र जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातें सुनकर उनसे जवाब भी तो ले लेते हैं ना। जयरा जी, आज भी महाराष्ट्र और केरल में वहाँ के पेशेंट कितने मिल रहे हैं ये भी देखिए आज, और कितनी मौतें हो रही हैं। वहाँ की बात ये लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि केरल में वायनाड से राहुल गांधी जी सांसद है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। समाजवादी पार्टी तो खैर उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं झांकने की हैसियत में नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी की रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने से बढ़िया है कि एक चश्मा उठाइए और देखिए जरा चतुर्दिक। चलिए ठीक है, सत्येंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, और मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं आपकी बातें सुनकर। कहिए सत्येंद्र जी। देखिए, ऐसा है, इनकी फिर दोबारा से मैंने पूरी बात सुनी, उसमें इनका रीजन क्लियर नहीं दिख रहा, ये कहना क्या चाह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। ये चाह रहे हैं कि लाल और पीला मिला के भगवा ही बनता है, दूसरी बात बस यही कहना चाहते हैं। नहीं, आपको सुन लिया मैंने, मैं फिर से जीरो पे आ गया, आपने जीरो कहा, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कह रहे हैं आप। लेकिन मेरी बात अब आप ध्यान से सुने, जिस कोरोना काल की बात कर रहे हैं, उसी कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना देश में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको टीवी पर ये विज्ञापन लगाने से पहले, शर्म आनी चाहिए आपको टीवी पर बोलने से पहले कि हमने कोरोना में व्यवस्था की है। सरकार फेल है, फ्रॉड किया पूरे देश के साथ, आपने फर्जी बात करते हैं आप लोग। आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी सुनिए, इस देश में लाखों की तादाद में लोग मारे गए, गूगल से लेके हर जगह। सरकार इतनी डरी हुई है कि सरकार ने फर्जी विज्ञापन, योगी जी को मोदी जी ने फोटो, बाकायदा फोटो शूटिंग करके, जिसपे लोई पहले डाली थी बाद में नहीं डाली थी, योगी जी को उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि ये आपके घर जाने का समय है, कंधे पे हाथ रखे, उस फोटो के मतलब को समझिए। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ कोई काम नहीं किया, सुबह शाम हिंदू मुस्लिम का ट्विटर अकाउंट खाली हैंडल किया है। एक सिंगल काम गृह मंत्री जी ने घोषणा पत्र जारी किया, 4 काम बता देते, हमने विकास किया, बहुत किया, खूब किया, बहुत किया, बहुत ज्यादा किया। अरे कितने किलो किया भाई? गृह मंत्री जी को मजबूरी में कोई 4 काम नहीं बता पाए। सत्येंद्र जी, अश्विनी जी कह रहे थे कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई योजना बनाई थी, उसमें हिंदू लड़कियों को कुछ लाभ नहीं दिया जाता था। कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं? ये बताइए, देश में उनको अल्पसंख्यक क्यों कहा जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ने संविधान लिखा है? क्या समाजवादी पार्टी उनकी संख्या बताती है? क्या देश बताता है? आप बताइए, अल्पसंख्यक क्यों? अगर कोई भी अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं,
भाई जिनकी तादाद कम है उनके लिए सरकार कोई योजना लेकर अगर आती है, अल्पसंख्यक में और ये लोग तो नहीं आते हैं, मोहसिन रजा से नहीं लेकर आते सुनिए, हैं, भारतीय नहीं आते ये हैं, तो उत्तर मोहसिन प्रदेश रजा नहीं से है। लेकर खाली उत्तर सैंपल प्रदेश मिनिस्टर बना देते हैं। चलिए ठीक है, ये ठीक है सत्येंद्र, अश्विनी जी, सत्येंद्र जी, फिलहाल मुद्दे से हम लोग भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से हम इन 57 सीटों पर बात कर रहे हैं, बात काफी लंबी खिंच रही है। सत्येंद्र यादव जी, चलिए ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, गोरखपुर की सीट बेहद अहम है अगर हम देखें इस बार के छठे चरण में तो, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से खड़े हैं। जातिगत समीकरण की बात करें हम, मुद्दों की बात करें हम, तो क्या लग रहा है इस बार जनता के जहन में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि विकास की बात जब होती है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां कहती तो हैं हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में हमें कुछ और दिखाई देती हैं तमाम चीजें। तो इस बार क्या चीज अहम होने वाली है और क्या लग रहा है कि जो वोटिंग होगी किस चीज को ध्यान में रखते हुए की जाएगी? ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोगों ने प्रचंड बहुमत 2017 में दिया था भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, और साथ साथ 2 बार केंद्र में, और यहाँ भी प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया था। तो जब आप डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि डबल इंजन की रफ्तार से आप विकास करें, और वो विकास दिखना चाहिए, लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या यहाँ बैठे हुए लोग हों या शीर्ष नेता हों, वो ये बात तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन विश्वास की आखिरी कड़ी सब टूट जाती है जब वो 20% और 80% की बात करने लगते हैं। तो यह है कि आप 20% और 80% की बात के साथ साथ देश के गृह मंत्री यदि किसी क्षेत्र में जाते हैं और प्रचार करने जाते हैं तो वो जब ये कहते हैं कि आपको कराना नहीं भूलना है, आपके जहन में इस बात को बैठा के रखना है, मुजफ्फरनगर बैठा के रखना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास विकास जो बातें हैं जो पहले शुरुआती दौर में कह रहे थे उसमें कुछ गिनाने के लिए नहीं है। और लोग इस बार की जनता या विपक्षी पार्टियों की बात करें तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्षी पार्टियों की मिली है कि इस पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे कि ध्रुवीकरण का कोई मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो भला हो विपक्षी पार्टियों का, और इसमें समुद्र हम सत्ता पक्ष वाले की भी बात कर रहे हैं कि यदि वो दाएं बाएं भी जाने की कोशिश की तो उनसे शिक्षा की बात की गई, रोजगार की बात की गई, स्वास्थ्य की बात की गई। लोगों ने पूछा कि यदि आपने सबसे बेहतर सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था दी उत्तर प्रदेश में तो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे क्यों है उत्तर प्रदेश? लोगों ने पूछा, आप जवाब दीजिए, उसका जवाब बताइए। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेहतरीन शासन व्यवस्था है और एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और बताती है। आप कहते हैं कि हम गुंडों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे, नाम रख लिया आपने बुलडोजर बाबा, और एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा दागी और सबसे ज्यादा अपराधी छवि के उम्मीदवारों के साथ आप सदन में बैठे थे। तो ये जो राजनीति करने की जो शैली है उसकी पोल विपक्षी पार्टियों ने खोली। और यही बात गोरखपुर की, तो गोरखपुर का जो सीट है या जहाँ से आदरणीय योगी जी लड़ रहे हैं वो हॉट सीट इसलिए बन गया है कि वहाँ से सुभावती शुक्ला जी वर्तमान से लड़ रही हैं। उनके पति की जिस तरह की जिस कंडीशन में डेथ हुई और उसके बाद में जिस तरह से उनको हाथी पे धकेला गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई जैसा वो आरोप लगा रही है, वो खुल के रोती हुई एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और कद्दावर नेता की पत्नी यदि खड़ी है आपके विरोध में और वो रोती हुई ये कह रही है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बेटे यदि ये बात कह रहे हो तो जाहिर बात है कि लोगों के ऊपर असर तो पड़ेगा। और उसमें खास करके यदि जातिगत समीकरण को देखा जाए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो जो समीकरण वहाँ के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक बहुत मजबूत लड़ाई वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का कारण है कि कभी भी योगी जी ने गोरखपुर के उस सीट से लड़ने की इच्छा नहीं जताई, जबरदस्ती एक तरह से उनको भेजा गया वहाँ पे। आपको पता है कि 46 बार से ज्यादा वो अयोध्या की दौरा कर चुके थे, लगभग सारी चीजें तय हो चुकी थी कि वो अयोध्या भी लगाए जा रहे थे कि वो अयोध्या से लड़ेंगे। जी जी, प्रदीप सिंह जी, आपके पास अब आना चाहूंगी मैं। आप जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि लगातार हम विकास की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की खासतौर से बात करते हैं, आप लोग इस तरह की बात आप कर रहे थे उस वक्त पर। लेकिन अब जब हम देखें कि आपकी खुद की पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह तो खैर देखिए आम है, सभी पार्टियों में होती है और वो आपकी पार्टी में भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी में प्रियंका गांधी के अलावा कोई बड़ा चेहरा हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या लगता है, सिर्फ प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है इस बार के चुनावों में, क्या उतना आपके लिए काफी होगा इस बार जीत हासिल करने के लिए? क्योंकि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और सपा के बीच में ही तगड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है और कांग्रेस कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। लग रहा है प्रदीप जी से संपर्क हमारा टूट गया है, उन्हें जोड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब जैसे कि मैंने प्रदीप जी से भी पूछा, कांग्रेस का तो इतना जनाधार हमें देखने को नहीं मिलता है, तगड़ी टक्कर जो है वो यही है, सपा की और बीजेपी की ही बीच में है तमाम सीटों पर, और छठे चरण की भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई है गोरखपुर से।
तो क्या लगता है आपको कि एक गढ़ है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये तो इस चीज का फायदा आपको मिलने वाला है इस बार? देखिए जायरा जी, गोरखपुर शहर जो है आज से नहीं मतलब सालों से जो है वो मंदिर का रहा है, और बीच में एक दो चुनाव छोड़ दें तो उसमें जो है एक जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ था, जो आजकल इस समय हमारे साथ हैं, वो लोग सांसद हैं हमारे दल के, तो उसको छोड़ दिया जाए तो आज तक कोई मंदिर के ही जो भी प्रत्याशी, चाहे माननीय महंत जो है इस समय जो नहीं है हमारे पास, अवैधनाथ जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, ये चुनाव लड़ते रहे और एमपी का चुनाव लड़ते रहे, एमएलए का चुनाव वो बहुत दिन बाद कोई मंदिर से यहाँ लड़ रहा है। तो गोरखपुर शहर में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गोरखपुर शहर के हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है, मठ का सम्मान है, वहाँ के वो निर्विवाद नेता हैं, तो वो कहने से कुछ नहीं है वहाँ पर। क्योंकि कौशिक जी से भी मैं बताना चाहूंगा, कौशिक जी वहाँ वो लड़ाई नहीं है। मुकदमे किस पर है? अरे भाई मुकदमे किस पर आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब आपके बीच में मैं चिल्लाऊंगा। वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है मुकदमे किस पर जो ये तो आपके पास भी आएंगे, बोल लेने दीजिए फिलहाल। ये लोग जो है चुनाव कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं या कहीं चुनाव में कोई दिक्कत हो रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सीट पर या उसके अगल बगल की कोई सीट, चाहे गोरखपुर ग्रामीण हो गया, चौरी चौरा हो गया, सैजनवा हो गया, इन सब सीटों पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं कहूंगा गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल और जो चुनाव हो रहे हैं उस मंडल में 2-4 सीटों को हम छोड़ें तो बलिया की सीटें जितनी हैं, लगभग 4 सीटें फिर से जीतने जा रहे हैं बलिया में। इनके नेता प्रतिपक्ष इस समय चुनाव हारने की स्थिति में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो हैं वो एक महिला केतकी सिंह जी लड़ रही है, वहां इस तरह से चुनाव लड़ रही है कि मतलब वहां आम जनता उनका चुनाव लड़ रही है। आती है महिलाएं, एक 200 रुपए 100 रुपए उनको देती हैं। इस तरीके के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं इस बार। तो आज के दिन में जायरा जी हमको कहीं नहीं लगता है, अभी कोरोना की बात थी, सत्येंद्र यादव जी अगर झूठ न बोले और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ लें आजमगढ़ कितनी बार गए थे, 36 घंटे गए थे पूरा। आज जब से चुनाव जीते हैं वो 36 घंटे गए हैं। तो कोरोना में किसने क्या किया, और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हर जिले का 3 बार दौरा किए हैं पूरे प्रदेश का, दोनों में अंतर साफ नजर आता है। दूसरी बात, भाई प्रदीप सिंह जी ने कहा, अगर सुन रहे हो हमको, तो उनके दल में भी जिस तरीके से भगदड़ मची थी, और मैं बताऊंगा फिर से कि जो हमारे दल से लोग गए हैं तो बड़े नाम थे, उसमें एक कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैडर का नेता अगर छोड़ के गया हो तो उसका नाम हमको बता दिया जाए। सिर्फ एक नेता, हाँ वो नेता जो आए थे वो चले गए, उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम फिर से वही चलेंगे, क्योंकि हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष तक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव में इस तरीके से जायरा जी लगे हुए हैं। संजीव जी क्या लगता है? बिल्कुल, अश्विनी जी काफी आश्वस्त हैं जीत को लेकर, अपनी प्रदर्शन को लेकर, और पिछली बार गोरखपुर की 9 में से 8 सीटें बीजेपी के ही खाते में गई थी 2017 की अगर हम बात करें तो। लेकिन देखते हैं हम इस इलाके में ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में वर्चस्व की लड़ाई रहती है हमेशा, तो कैसा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है? मैंने इसीलिए कहा कि ये एक तरह से जो जातिगत समीकरण है जिसको ध्यान में रख करके सारी पार्टियां, केवल हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जातिगत समीकरण, और इसमें जब ब्राह्मणों की बात होती है तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि एक बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताया जाता है। भले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात नहीं मानते हो मौखिक तौर पे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसी नाराजगी को दूर करने के लिए दूसरे पार्टी के नेताओं को भी करने का प्रयास किया गया, और कोशिश लगभग हुई कि ये किसी तरह से गुस्सा शांत हो। हमने देखा कि एन इलेक्शन के वक्त में किस तरह से सैनी जी के सुपुत्र को भी बाहर लाया गया ताकि किसी तरह से ब्राह्मण समाज की तरफ एक मैसेज जाए कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये कोशिश है, राजनीति में ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातिगत समीकरण बार बार लोग कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण खत्म हो गया है और लोग केवल और केवल विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, तो ये बात बिल्कुल चोरी है, निराधार है। सच ये है कि जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोट टिकट भी दिए गए हैं, सीटें भी तय की गई है। अब उसमें जो स्वयंभू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्वयंभू नेता अपने आप को ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा इतना प्रतिशत वोट बैंक है और उस वोट बैंक को यदि आपके साथ मिला दिया जाए तो आपकी जीत सुनिश्चित है, तो ये तय होने वाला है इस इलेक्शन में, 6 और 7वें चरण के इलेक्शन में, कि किसमें कितना दम है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी के साथ दाव पे साथ लगी है तो भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी बहुत भारतीय जनता पार्टी की पहले से रही है, सीटें हटाना भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी यदि सीटें नहीं बचा पाती है तो केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, योगी जी के स्वास्थ्य पे भी सवाल उठेंगे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। सत्येंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी प्रचार प्रसार खूब किया है, वहां पर रोड शो किया था और भारी तादाद में लोग जुटे थे, बहुत भीड़ हमने देखी वहां पर जब अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट होगी, क्या वोटों में तब्दील हो सकती है? क्योंकि गढ़ रहा है भाजपा का, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो जरूर मिलने वाला है। देखिए, अयोध्या में मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया तो 2 किलोमीटर 800 मीटर चला, कुल रोड शो 2 किलोमीटर 800 मीटर। मेरी बात को ध्यान से सुने आप सभी लोग। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने रोड शो किया तो 11 किलोमीटर चला और भीड़ खत्म नहीं हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया कि ये भीड़ वोट नहीं करती है, इस बार इनका ये भ्रम टूटेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से टूटेगा। मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि गोरखपुर से वो हार रहे हैं और गोरखपुर में जिस तरह से उन्होंने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम या तमाम जो आए दिन गोरखपुर में चले गए और वहां रवि किशन को बुला के जनता से उन्होंने कहा कि यहां से मर के सीधे स्वर्ग भेजेंगे, ये सब फर्जीवाद, ये जालसाजी, ये भ्रमित करने वाली बातें ऊपर से नीचे तक ये सिर्फ और सिर्फ एक उपहास बन के उत्तर प्रदेश में रह गए हैं। 5 साल तक इन्होंने जो जनता के साथ फ्रॉड किया है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, चंदा चोरी इन्होंने की, बड़ा फ्रॉड हुआ चंदा चोर। ऑक्सीजन चोरी किया इन्होंने, ऑक्सीजन की बड़ा फ्रॉड किया। दवाइयां चोरी हुई, बड़ा फ्रॉड हुआ। राशन चोरी हुआ, बड़ा फ्रॉड हुआ। नौकरियों में बड़ा फ्रॉड हुआ। ओबीसी कैटेगरी की नौकरी जो थी, ओबीसी कैटेगरी की जो नौकरी थी, जनरल कैटेगरी को दे दी। आप बताइए, इन्होंने लिया, संविधान में इनका विश्वास नहीं है और ये पूरी तरह से ऐसी भी नहीं है, न ये जनेऊ पहनते हैं, न भगवान को मानते हैं। रात का धंधा करते, मरे हुए लोगों का धंधा करते। पूरे देश में बड़ी तादाद में गंगा माई के लाल ने लाशें तैरते हुए देखी, एक शब्द नहीं बोले। 700 किसान मारे गए। ये नौटंकी करते खाली, लेकिन एक बार भी 700 किसानों से मिलने का इनके पास समय नहीं था। ये फपक के टीवी पे स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह से ड्रामा तो हुआ है इस देश में, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से योगी जी न चाइना को लाल आंख दिखा पाए, मोदी जी न चाइना को लाल आंख दिखा पाए, न पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे पाए, यहाँ तक कि नेपाल ने हमारे सैनिकों को बंदी करके और रात भर मारा है। ये मोदी जी जैसे ऊपर फेल हुए हैं, ऐसे ही योगी जी यहाँ भी फेल हुए हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर में एक वीडियो बनवाते क्लिप और उसमें कह रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। वो देखो मेरी सभा में बुलडोजर खड़ा हुआ है, उसके बाद रावण गुंडों की सरकार क्या है। संजीव कौशिक जी, आपके पास ही अब आना चाहूंगी कि हमने देखा पिछले 5 चरण में जो मतदान हुआ है, जो प्रतिशत रहा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा, 60 के आसपास ही प्रतिशत हमें देखने को मिला है। तो क्या इससे कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब ज्यादा प्रतिशत होता है तो बदलाव का संकेत होता है, कम प्रतिशत होता है या फिर सेम रहता है तो कहीं ना कहीं स्थिर ही रहती है। जो इतिहास अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार तो बदलती रही है हर 5 साल पे, लेकिन जो समीकरण इस वक्त बने हुए हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या हो सकता है? वोटों के प्रतिशत में जब इजाफा हो और लोग बेतहाशा अपने घरों से निकलकर यदि बूथ की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अमूमन यही सोचा जाता है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं, इस बार के चुनाव में 2 तरह के समीकरण आपको दिखाई देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि वोटों का प्रतिशत लगभग बराबर रहा है, या उस तरह से जो बदलाव की प्रक्रिया में जो मतों के प्रतिशत को लोग देखते हैं वैसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को अलग अलग करके देखेंगी तो आपको दिखाई देगा कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने वोट दिया है और प्रतिशत उनकी ज्यादा रही है। शहरी क्षेत्रों में कम रहा है। अब लखनऊ के क्षेत्र की बात कर ले तो नवाबों के शहर में लोग ऐसे ही पंचायत सुबह से निकलते हैं, या उन खास करके उन सारे शहरी क्षेत्रों की हम बात कर ले तो वहाँ मतों के प्रतिशत में कोई खास इजाफा या नहीं रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो ऐसा, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब ग्रामीण इलाकों की हम बात कर रहे हैं तो अब चूंकि 5वें चरण के बाद से खास करके ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हुए लोग जो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं, किसान जो है, यहाँ भी उनकी एक अलग समस्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक अलग समस्या थी जिसको लेकर के वो एक आंदोलन के शक्ल में बहुत बड़ी नाराजगी मोल दी भारतीय जनता पार्टी ने, उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे, और तरह तरह का नाम जो उनको दिया गया
बिचौलिए दलाल, वामपंथी, कांग्रेसी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जो कहा गया, जिसकी वजह से गुस्सा और साथ साथ तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों की शहादत, जैसा कि वो बताते हैं आंकड़ों के हिसाब से। तो एक गुस्सा वो एक अलग था। लेकिन जब पूर्वांचल की तरफ आप बढ़ेंगे तो पूर्वांचल के लोगों की समस्या ये है कि आवारा पशुओं की बात जो वो करते हैं, सबसे बड़ा दर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति बड़ी मुफीद है। गौ को आप माता कहते हैं, और माता के हड़कंप के वजह से जब किसान सड़कों पर बिलबिलाने लगे, रात में 80 साल का बूढ़ा खेतों में लाठी लेके बैठने लगे, तो उसकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आई। हालांकि चौथे चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई थी और देश के प्रधानमंत्री को इस समस्या को एड्रेस करना पड़ा था, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इससे पहले वो मानने के लिए तैयार भी नहीं थे कि इस तरह की कोई समस्या है। तो ये पूर्वांचल के तरफ आते आते अलग तरह के समीकरण, अलग तरह की समस्या है, और लोगों के मन में विकास की बात जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास के मुद्दे पे हमें वोट चाहिए। विकास ऐसा नहीं है कि 5 साल कोई भी सरकारें काम नहीं करती है। सरकारें थी, मजबूत सरकारें थी तो काम करेंगी, और कोई भी सरकार काम करना चाहती है। कई नीतियों में उनकी गड़बड़ी होती है, या नीतियों को लागू करने वाले जो लोग होते हैं उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाते, और उस पर आपकी निगाहें नहीं होती है। इसकी वजह से इस तरह की समस्या है। लेकिन फिर भी लोग शिकायत तो सरकार से ही करेंगे। लोग तो आप ही से पूछेंगे कि आप कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। योगी जी गोरखपुर चला रहे हैं, और उसी गोरखपुर के होटल में एक व्यवसायी के साथ किस तरह की सलूक की गई, तो पूछेंगे आपसे। ये तो आपका गृह जनपद है, यहीं से आप हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन परिस्थितियों में इस तरह की बातें हुई। तो ये लोग अब सवाल पूछना जो शुरू किए हैं, उसके पीछे भी कारण है कि जब लोगों के बीच में जाते हैं, जो एक चीज और अभी हम सुन रहे थे कि लोगों के भीड़ को देकर के अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो भीड़ दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो फील्ड में भीड़ दिखाई दे वो यदि वोटों में परिणत हो जाए तो पता चलने लगता है कि नहीं वो आपके चाहने वाले और वोटर ही थे। लेकिन सत्ता पक्ष के भीड़ और विपक्ष के भीड़ से भी अनुमान लगाया जाता है। सत्ता पक्ष में यदि भीड़ दिखाई दे रही है, यदि मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ होना स्वाभाविक है। सारे अमले, सरकारी अमले लगाए जाते हैं, लोगों को ताकीद कर दी जाती है बसों में भर भर के लाना है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जहां बिल्कुल आपके विरोध में जा रही है, उस विपक्षी पार्टियों के यदि इस तरह के भाषणों में या इस तरह के रैलियों में यदि भीड़ दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में एक आक्रोश तो है, सवाल तो है, और वो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, दोनों पार्टियां अपने अपने जगह पर ये कह रही है कि नहीं हमारी पुनः वापसी हो रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकी विदाई हो रही है। लेकिन इन सबों के बीच में अब जनता को तय करना है कि जनता सचमुच में विकास जनता देखती है, क्या उसको दिखाई नहीं देता। गंगा में तैरती हुई लाशें दिखाई नहीं देती, बालू के चंद हवा के चंद रेतों से बालू से बाहर जो लाशें निकल रही थी वो दिखाई नहीं दे रही। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बेहतर हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए बिलबिलाते लोगों को हमने देखा उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े लोगों को फोन की घंटियां घनघनाते हुए देखा कि आप कहीं सिलेंडर की व्यवस्था करा दे, कहीं होटल हॉस्पिटल में कहीं बेड दिला दें। तो ये सारी कुव्यवस्थाएं भी लोगों ने देखी है। तो लोगों को तय करना है कि वाकई योगी जी का कार्ड चलेगा या जिस तरह से वो जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और लोगों को ये तय करना है। और जनता समझदार है, उसने देखा है कितना विकास हुआ है और किस क्षेत्र में कितना काम हुआ है, और उसके आधार पर ही वो अपना वोट देगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जातिगत समीकरण ज्यादा अहम होते हैं या फिर जो अहम मुद्दे हैं उनको देखते हुए जनता वोट करती है। सत्येंद्र यादव जी, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि अखिलेश यादव हाल ही में उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में राशन बांटेंगे 5 सालों तक जो बीपीएल लोग हैं उनको। तो अब जो हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की सरकार में फिलहाल राशन दे रहे हैं वो लोग, और इसका कहीं ना कहीं उन्हें फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं, जमीनी स्तर पर बात करें तो लोग इस चीज को कहते हैं कि हम मोदी जी का राशन खा रहे हैं, तो इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, अब आप लोग भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसको हम नक्शे कदम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर तो हमारे मैनिफेस्टो को इन्होंने कॉपी किया हुआ है, और ज्यादातर इनकी जो घोषणाएं, जब हमने कहा कि हम बिजली देंगे तो ये तुरंत आ गए कि हम आधा बिजली देंगे। अरे भैया, अभी से इससे पहले सो रहे थे क्या उत्तर प्रदेश में? आपको पता है कि बिजली विभाग में भारी तादाद में भ्रष्टाचार। आप एक मीटर लगवाने हटवाने या कोई भी बिजली का बिल, जिनके पास मीटर नहीं है उनके पास 1.5 लाख रुपए का उनके पास नोटिस आ गई, पुलिस आ गई रिकवरी के लिए। ये फ्रॉड हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ, हर विभाग में फ्रॉड हुआ है और भारी तादाद में हुआ है। तो हमने जब बिजली फ्री 300 यूनिट की बात कही तो ये तुरंत फटाक से इन्होंने कहा आधा बिजली हम देंगे। इससे पहले कहा थे, और ये चंगेज मंगेज दंगेज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप बताइए, साधु का भेष, और ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, आपकी ये भाषा होनी चाहिए सुबह से शाम तक सत्ता के लालच में। अरे आप एक मत भूलिए कि आप एक साधु भी हैं, आपका लोगो, आपके अंदर मानवीय मूल्य होने चाहिए, आपको कम से कम सहानुभूति होनी चाहिए।
जब जनता दुख और दर्द में मर रही होती है तो आपको सत्ता के लालच के विज्ञापन की शूटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको फटाफट उत्तर प्रदेश में जहां भी त्रुटियां पाई जा रही, जहां अव्यवस्था हो रही है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक बहन को आप सोचिए, रात में पुलिस के द्वारा मिट्टी के तेल से जलाया गया है। ये उत्तर प्रदेश आप कितने विज्ञापन चलाएंगे, ये उत्तर प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। ये दर्द की बात है, इस पे सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, जो लोगों के दिलों में दर्द है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉलम में बैठ के विज्ञापन करने बैठ जाते हैं। इनको शाम को घर पे जाने के समय अपने परिवार से पूछना चाहिए कि बताइए, ठीक है सत्येंद्र जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। अश्विनी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। अश्विनी जी। जी जायरा जी, देखिए, एक अध्यापक के लड़के को ही क्या किसी भारतीय संविधान में लिखा है कि वो ही राजनीति करेगा और करेगा? सन्यासी राजनीति नहीं कर सकता है। और जिस पार्टी का मंत्री फ्रॉड में बंद हो, अपने यहाँ के लोगों को आजम खां रामपुर में जिसका फ्रॉड में बंद हो, वो कम से कम 100 बार फ्रॉड में नहीं, सत्ता का शिकार, 200 फ्रॉड ये भी किए होंगे। ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने ग्रामीण और शहरी की जो बात की, सरकार है, आज जानकारी लाइए। टेनी को साथ लेके ये पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। अरे कुछ नहीं, जो फ्रॉड है जेल में बंद है, जेल में बंद है, फ्रॉड आपका नेता बंद है, आजम खां बंद है जेल में, उसको चाहिए छुड़ाइए पहले। उत्तर प्रदेश के आदमी है वो अपराधी है। जो किसानों के कुचलने वाले आदमी को मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपने ग्रामीण और शहरी की बात की, और दूसरों ग्रामीण में शौचालय की बात जो हम लोगों ने शौचालय दिया, इतने हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार का वो ग्रामीण वोटर जो है हमारे तरफ मुखातिब हो रहे हैं। और सच्चाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से, लोक कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित है। कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आपका ये आरोप प्रत्यारोप तो यूं चलता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र में। और इसी के साथ इतना ही हमारी इस खास पेशकश में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।